प्रसन्न हालत में बनारस की घाट पर बैठा हुआ है, इसलिए कि मेरा नाम न कहीं मीडिया में आ जाए, क्योंकि साहब नाराज हो जाएंगे। साहब को आना है, साहब को राज्यसभा बनना है। योगी आदित्यनाथ जी से जब मिले सारी बातें कह दिया, अब आपको क्या उम्मीद लगता है, क्या इंसाफ मिलेगी? संतुष्ट हूँ। और दूसरी बात, योगी जी से मिलना मेरे लिए बड़ा ऐतिहासिक भी रहा, इसलिए भी रहा क्योंकि उन्होंने आगे के लिए मेरे हमेशा रास्ते खोल दिए। उनको मैंने जब पूरी व्यथा बताई, अभी तक का मेरा जो फिल्मी करियर रहा है उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ा हूँ और कहाँ से मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है। और मैं खुद एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुंबई आने के बाद मैं किस तरह से बेसहारा की तरह मैं भटका हूँ, यहाँ कितनी मैंने स्ट्रगल की, मेहनत की 30 सालों में। तब जाके मैंने कुछ थोड़ा बहुत अरेंज करना शुरू किया, एक नाम अरेंज करना शुरू किया। तो वो सारी चीज़ें, वो संघर्ष, वो बातें सब मैंने उनके साथ शेयर की। और योगी जी अब हमेशा आगे भी सहयोग में रहेंगे। उन्होंने मुझे हमेशा साथ में रहने का वादा किया है, प्रॉमिस किया, आशीर्वाद दिया मुझे। अपनी जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि इधर जब से राष्ट्रवाद की हवा चली है, जब से लोग राष्ट्रवाद के बारे में बात करना शुरू किए हैं, तब से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब परस्त हैं, जो कि किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं। वो अपने आप को सनातनी बताकर, वो अपने आप को भगवा ओढ़कर जो आ रहे हैं हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, खराब करने के लिए। और वो जिनका पूजन होता है उसके पहले पता चलता है कि 5 किलो गोश्त खाकर गए हैं वहाँ पे पूजा करने में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। और मैं इसी मिशन में लगा हुआ हूँ। मैं ये चाहूँगा आप सब लोग मेरा साथ दो और मरते दम तक ये लड़ाई चलेगी, क्योंकि मैं किसी आतताई के सामने, किसी मुगल आक्रांता के सामने तो मैं कभी हार नहीं मान सकता, जो कि है वो वसीम रिजवी। इसको मुझे एक्सपोज करना है, इसके सारे केस मुझे फिर से ओपन कराने हैं, चाहे इसमें मैं नष्ट ही क्यों ना हो जाऊं, मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए। ये मैं आप सबसे वादा करता हूं। इसके ऊपर एक फिल्म बना डालिए। अरे बाप, वो फिल्म बनाने लायक है। आप भी कैसी बात करते हैं। तो जाते जाते द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? कुछ नहीं बताना चाहूँगा। जो सारी चीज़ें थी लोगों के सामने आई, पब्लिक ने सराहा। सबसे बड़ी बात है कि और जितनी जगह भी मैं, क्योंकि मुझे लोग पहचानते तो नहीं, मैं जहाँ जहाँ जिस सेंटर पे भी गया हूँ, जब लोगों ने, एक भी आदमी ने मेरे फिल्म के बारे में कोई गलत या ये नहीं कहा कि नहीं ठीक नहीं, जो भी आदमी निकला नतमस्तक होकर गया कि भाई सैल्यूट है ऐसे जिसने इस फिल्म को बनाया। बस यही चाहूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। 2 3 4। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा और आप सबका आभारी हूँ। आप सबका आभार प्रकट करता हूँ पूरे देश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने मेरी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को देखा, सराहा और सफल बनाया। सफल इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जिस मकसद से मैंने फिल्म को लेकर शुरुआत की थी, जिसको लेकर 3-4 सालों की मेहनत हुई, अगर वो पब्लिक के बीच में जाती है और पब्लिक उसका रिस्पॉन्स अच्छा करती है, तो ये लगता है कि ये मेहनत और जो मकसद था, जो लक्ष्य था, वो पूरा हुआ। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस फिल्म को फिल्म की तरह से कभी नहीं बनाया। मैंने हमेशा यही सोचा कि ये एक आंदोलन है, एक जन जागरण है, देश के लिए और देश की जनता के लिए, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश की आवाज़ ये फिल्म बनी और बन रही है। इसमें आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये बताइए कि आखिर इतना विवादों में आप क्यों रहते हैं? विवादों में रहना, देखिए, जब कोई आदमी लीक से अलग हटकर कुछ करेगा तो जाहिर सी बात उसके पीछे बहुत सी परेशानियां होंगी, बहुत से लोग आएंगे, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको मदद के लिए आए और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करने आए। नहीं तो ये आपके साथ बार बार क्यों होता है? एक बार होता है, 2 बार होता है, कंटिन्यू आपके साथ कई फिल्में में मैंने देखा है कि आपके हर फिल्म में कुछ न कुछ विवाद की वजह से आप खड़े रहते हैं। हर फिल्म का नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन जैसे मैंने भी जो बात कही आपसे कि मेरा जो नेचर, जो लक्ष्य है मेरा, कि मैं लीक से अलग हटकर काम करता हूँ। लीक से अलग हटकर काम करने के लिए ही मैं लोगों के टारगेट पे आता हूँ। यह मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअल में फ्लेक्सिबल हूँ, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता हूँ कि सामने वाला जो आदमी रहता है वो मेरी अहमियत भूल जाता है। और जब मुझे इस बात का एहसास होता है कि नहीं, मेरा भी कोई वजूद होना चाहिए, तब तक मेरा वजूद लोग मिटा चुके होते हैं, फिर मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ। लोगों को फिर बुरा लगता है, फिर लगता है ये झंझट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बड़े ईमानदारी से, बड़े ऑनेस्टली सबके लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा, आगे भी भविष्य में करूँगा। लेकिन
जो गंदे मकसद से हमारे साथ जुड़ते हैं या जिनको लगता है कि नहीं बहुत सरल इंसान है और इसको किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर इस्तेमाल वाली जहाँ पर बात आ जाती है तो वहाँ पर फिर मुझे रिएक्ट करना पड़ता है। बस यही है, ये मेरे नेचर का स्वभाव है और ये बचपन में मेरे माँ बाप की देन है। ऐसा क्या नौबत आ गया कि आपको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाके मिलना पड़ा? देखिए, जहाँ तक आने मतलब एक कैसी बात आ गई, तो ये आप सब लोग जो मीडिया कर्मी जुड़े हुए हैं उनको सब पता होगा कि इस फिल्म से लेकर फिल्म के पीछे की जो कहानी है, फिल्म के पर्दे के आगे की कहानी, दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक हैं लोगों के लिए। उतना ही सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ है, पीछे भी और आगे भी। अब योगी जी से जैसे मिलने की जहाँ तक बात रही है, तो मैंने पिछले अपने इंटरव्यूज़ में जो बातें मैंने कही थी, लोगों ने कहा कि मैं कहाँ गायब हो गया था, कहाँ चला गया था। तो मैंने अपनी जो भी मेरी एक्चुअल बातें थी, जो आज भी और 100 साल बाद भी हो जाएंगी, जब भी होगी जिस भी तरह की चीज़ें होंगी, जो भी जांच होगी, जो इंक्वायरी हो रही है, चल रही है, उन सब में चीज़ें निकल के बाहर सामने आएंगी कि मुझे किस तरह से प्रताड़ित किया गया। एक तो मुझे प्रताड़ना मिली थी बंगाल सरकार से। बंगाल सरकार हर तरह से मुझे टारगेट कर जेल भेजना चाह रही थी, लिंचिंग करना चाह रही थी। और दूसरी टारगेट पे था मैं मेरे अपने निर्माता वसीम रिजवी को। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि फिल्म का सारा क्रेडिट उनको मिल जाए। उन्होंने मीडिया से मुझे बायकॉट कर दिया, उन्होंने जाकर झूठे FIR लिखाए ताकि किसी भी तरह से फिल्म रिलीज होने के पहले इस आदमी को जेल हो जाए या कुछ तो हो जाए इसके साथ, ताकि उस फिल्म का पूरा क्रेडिट ले सके और सरकार उनसे खुश होकर के उनको कोई बड़ा से बड़ा पद दे दे या कुछ तो कर दे उनके लिए। वो इस मकसद से थे और ये बात वो भूल गए कि एक इंसान जिसने बड़ी शिद्दत से 4-5 साल देकर अपने सब्जेक्ट से लेकर और बनाने तक जो योगदान दिया है, जो काम किया है, वो काम बहुत ही मुश्किल और दुष्कर था। लेकिन जब बंगाल की जहाँ तक बात आई, तो बंगाल में जो दमनकारी नीतियाँ हमारे खिलाफ सरकार कर रही थी, उसके साथ साथ हमारे निर्माता भी मेरे खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिए। और इन्होंने ही मेरे ख्याल से, मैं इस बात की पूरी तरह से मैं संतुष्ट और मैं जानकार हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे। मुझे वेस्ट बंगाल पुलिस जब बुला रही थी, तो उस वक्त पुलिस के हाथ में पड़ने का मतलब था कि मौत। सब लोगों ने विचार विमर्श यही किया कि इनको बाहर से जाकर बेल करा लेनी चाहिए कोर्ट से, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे लोगों के और पुलिस के भी कॉल्स आ रहे थे कि रिश्तेदारों को कि इनको जल्दी से जल्दी हाजिर करो। तो वो प्रेशर से बचने के लिए जब मैं वेस्ट बंगाल पहुंचा, तो वहां पर जो मेरे संपर्क में जो लोग भी थे, उनके नंबर सिर्फ और सिर्फ वसीम रिजवी के पास थे और किसी के पास थे ही नहीं। और जब मेरा वहाँ पीछा किया गया, तो मैं वहाँ से निकला। आप लोग बोले कि आपने फ़ोन क्यों फेंक दिया। मैं बड़ी होशियारी के साथ, मैं अपनी लोकेशन ट्रैक नहीं होने देना चाह रहा था, और मैं अगर बंगाल में जो मेरे साथ घटना हुई थी उससे बचने के लिए, या ये कह सकते हैं कि एक तरह से मैं अपने आप के बचाव के लिए, मैंने भ्रमित करने के लिए फ़ोन वहाँ पर इसलिए छोड़ दिया ताकि मेरी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता दिखाई दे और मैं इसी बीच वहाँ से निकल जाऊँ। वसीम रिजवी का कहना है, जैसे कि सब आपका ही पक्ष कैसे हम समझ ले। वसीम रिजवी का कहना है कि सनोज मिश्रा को एज ए मैंने चपरासी अपॉइंटमेंट दिया था, डायरेक्टर नहीं बनाया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? वो सारे लोगों को लेटर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सनोज मिश्रा इस फिल्म का डायरेक्टर नहीं है। अच्छा। वो इस फिल्म के लिए सिर्फ एक चपरासी के तौर पर मैंने उनको अपॉइंटमेंट दिया था और इनके लिए कोई अधिकार नहीं उसमें। देखिए क्या है कि जब ये बातें तब कही जा रही है जब मैंने उनका नाम का खुलासा किया लोगों के सामने। उसके पहले वो अपने हीरो हीरोइन को लेकर के इधर उधर मीडिया में भटक रहे थे। वो दो पैसे की जो मीडिया होती है, जिनका कोई वजूद नहीं होता है, उसको लेकर के उन्होंने फिल्म की जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, उन्होंने फिल्म को जो जन आंदोलन बनना था उसका जिस तरह से लॉस किया उन्होंने, उस बीच वो जाके बड़े संगठनों से फिल्म के लिए बेहतरी के लिए बात कर सकते थे, लोगों को ला सकते थे, लेकिन उनको एक 2 कौड़ी की जो यहाँ के जो फिल्मों में घूमने वाले लोग होते हैं, PR करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों ने ऐसा उलझा दिया कि उसी में बंदा उलझ कर रह गया। अब उसके पास क्या है बोलने के लिए कि चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था। तो मैं पिछले 30 साल से चपरासी के पद पर हूँ, और तुम्हारा जो उनका जो अपना जो उनका वजूद है, जो चीज़ें हैं, वो तो कुछ है भी नहीं। जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि फिल्म के सारे फंडिंग जो पैसे मैंने उनको दिलाए, निर्माता मैंने उनको बनाया है, तो हमें वो चपरासी किस तरह से बना सकते हैं? दूसरी बात, जैसे बोला कि जूता उठाने वाली जहाँ तक बात है, तो मैं एक सनातनी हूँ और सनातनी बहुत ही प्राउडफुल सनातनी हूँ।
मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं किसी मुसलमान के सामने मैं कभी भी किसी तरह से झुक नहीं सकता। और इस तरह की जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी मेरे लिए नहीं, पूरे सनातन धर्म पर सवाल उठाने की बात हो रही है कि एक आदमी उनके जूते उठाता है, एक हत्यारा, एक पापी, एक जिसके ऊपर सैकड़ों केस चल रहे हो, तमाम मुकदमे जिसके ऊपर पेंडिंग हो, उसके कोई जूते और मेरे जैसा स्वाभिमानी आदमी गर्दन कटाना पसंद करेगा, लेकिन कभी किसी के सामने झुक नहीं सकता। ये बात शायद पहचानने में, लोगों ने अगर पहचानने में गलती की है तो उनकी अपनी बात है, लेकिन झुकना सनोज मिश्रा ने तो कभी नहीं सीखा है। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या सांत्वना दी आपको? नहीं, मैंने योगी जी के सामने अपनी सारी बातें रखी और बंगाल से लेकर अभी तक का जो भी सिनेरियो, जो भी घटनाएं मेरे साथ हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी, मैं सरकार से नहीं लड़ सकता, मैंने अकेली लड़ाई यहाँ तक लड़ी है, सब कुछ तबाह बर्बाद करके मैंने जो एक आंदोलन बनाना चाहा, फिल्म को मैं यहाँ तक लेकर के आया हूँ और इसमें किसी का मैंने कोई सहयोग नहीं लिया, ना मैंने कभी सरकार के सामने कुछ डिमांड की। इवन जहाँ पर कोई भी बात इस तरह की आई हो तो मैंने हमेशा अपने बल पर ही अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और क्योंकि सिनेमा मैंने किसी से पूछ के तो बनाया नहीं था, मुझे योगी जी ने नहीं कहा था कि आप सिनेमा बनाओ, ये मेरा अपना पैशन है, ये मेरा अपना जुनून है, मेरा अपना देश के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए अपना जो फर्ज बनता है वो मैंने पूरा किया। इसमें मैं किसी सरकार को या किसी को कटघरे में तो नहीं ला सकता था, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं अब थकने की कगार पर हूँ क्योंकि जिस तरह से मेरे खिलाफ ये जो तथाकथित बोलता है कि मैं सनातन में आ गया हूँ, जितेंद्र नारायण अपने को कभी धर्मेंद्र नारायण, इस तरह की जो बातें करते हैं, वसीम रिजवी, उन्होंने जब मुझे टारगेट पर ले लिया है तो जाहिर सी बात है कि मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है और मैंने उनसे अपनी सुरक्षा के लिए बात की है कि हमारे परिवार की सुरक्षा करो। मैं तो कहीं भी शहीद होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फैमिली की जरूर चिंता रहती है क्योंकि इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और बहुत सारे अपराधी इनके आसपास रहते हैं। तो मैंने उन्हें इस चिंता से अवगत कराया और उन्होंने इसका समाधान भी मुझे जल्द से जल्द करने के लिए कहा है। तो महाराज जी से मेरा मिलने का सिर्फ ये एक मकसद था कि मैं परिवार की सुरक्षा और अपना दर्द जो मैं उनसे बता सकूं कि किस तरह से मेरे साथ धोखा किया गया, किस तरह से मुझे चीट किया गया, किस तरह से मुझे इस्तेमाल किया गया। एक आदमी जिसने खुद अपने दम पर इतना कुछ काम करके खड़ा करके दिया हो, उसको एकदम से साइड कर दिया गया फिल्म रिलीज होने के 1 महीना पहले। जैसे कि होता नहीं कि दूध से मक्खी निकाल कर बाहर कर देना, तो वही मेरे साथ हुआ। मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। मुझे किसी भी इवेंट में, किसी भी जगह, कहीं पर मुझे कुछ नहीं पूछा गया। क्या योगी जी ने बोला कि वसीम रिजवी पे मैं कार्रवाई करूंगा? ये सब बातें देखिए कहने के लिए होती है। जो भी है, अगर जो कोई अपराधी है, मुजरिम है, उसको जरूर सजा मिलेगी, मैं तो यही कहूँगा। और अगर मैं अपराधी हूँ तो मैं तो सीना खोल के खड़ा हूँ। मैं फिल्म बनाने वाला, कलम चलाने वाला एक इंसान हूँ। मुझे पॉलिटिक्स, राजनीति में कभी भी ना आता है और ना मैं करूँगा कभी। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी अपनी ईमानदारी से कोई काम कर रहा है, ऑनेस्टली अगर कोई काम कर रहा है, तो उसको छेड़ो मत, उसे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे नीचे वाला नहीं है, तुम्हारी बराबरी से, तुमसे ऊपर भी खड़ा है। 30 साल का मेरा जो पोर्टफोलियो, जो मेरी प्रोफाइल है, वो तुम्हारी प्रोफाइल से 1000 गुना बड़ी। जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ प्रोप्राइटर वसीम रिजवी का कहना यह भी है कि सनोज मिश्रा मेरे साथ फर्जी एग्रीमेंट करके वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुझसे बहुत सारे पैसे भी ठग चुके हैं। आप देखिए, अब मैं आपको एक बात, पैसे की जहाँ पे बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि मैंने इनको 5 लाख रुपए दिए। साल कितने? 4। पैसा कितना? 5 लाख। फंडिंग मैंने कितनी कराई? 2 से 2.5 करोड़ की। अब आप ये बताइए, फिल्म के लोग हैं आप लोग, इतना तो समझते होंगे, अगर फिल्म लाइन में अगर कोई आदमी किसी को फंडिंग में कराता है तो 1-2% तो ले ही लेता है। अगर वो परसेंट ही जोड़ा जाए तो मेरा बहुत सारा पैसा बनता है, जो मैंने उस 1 कप चाय पीना भी, क्योंकि मेरा नेचर नहीं है ऐसा कि मैं बोलूँ ये फंडिंग करा रहा हूँ तो मुझे पैसा दे दो। दूसरी बात, 5 लाख रुपए वो एक्सपेंसेस थे। ये 5 लाख रुपए कोई डायरेक्टर की फीस होती है क्या? आप बताइए। 5 लाख रुपए कोई 4 साल कोई डायरेक्टर, मतलब ये रिक्शा, ये 1500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए महीने भी नहीं पड़ेगा 4 साल में। तो ये बात तो बोलने में भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये बात आदमी वही बोल सकता है जो बहुत गिरी हुई जिसकी सोच होती है, वही बोलेगा कि 5-10 लाख रुपए मैंने डायरेक्टर को दे दिए। अब आप सोचिए कि जो बजट होता है फिल्म का, उसका 10% डायरेक्टर की फीस होती है। लेकिन चलो, मैंने कहा कोई बात, हमें फीस, हम तो, हमारे काम था ना, मेरी फिल्म थी और इस वजह से मैं उस लेवल से जुड़ा हुआ था। 5 लाख रुपए एक्सपेंसिव, जो भाग दौड़ में 2500 लाख रुपए तो मेरा बंगाल में केस में खर्च हो गया। तब बताइए, उसके जगह 5 लाख क्या अहमियत रखती है? क्या वसीम रिजवी अनपढ़ गवार
आदमी अंगूठा छाप हैं कि आप उनके साथ फर्जी एग्रीमेंट वो साइन कर लिए? नहीं, अनपढ़ तो है वो, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। मदरसे के बाद उनको कोई पढ़ाई नहीं है। अगर अनपढ़ गवाह नहीं होते इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते। दूसरी बात, जो एग्रीमेंट हुआ है वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है और उस पर इंक्वायरी हो रही है, उनका बाकायदा साइन मिलाया जाएगा, सब चीजें हो रही हैं। और उसके साथ साथ दो उसमें गवाह भी जिनके सामने उन्होंने एग्रीमेंट किया था। तो ये क्या सारी बातें झुठला सकते हैं क्या? एग्रीमेंट में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको क्या कहाँ तक झुठलाओगे आप? किस किस को धोखा दोगे? मतलब सब चीजें फर्जी है, तुम खाली सही हो। जो मुसलमान से हिंदू हो गया, मुसलमान से हिंदू हो गया। अरे किसने कहा था मुसलमान से हिंदू होने के लिए भाई? योगी जी ने कहा था क्या, या मोदी जी ने कहा था? अगर हुए भी तो किस पे एहसान किया है? क्या हो गया इससे बदला? कौन सी क्रांति आ गई? कुछ नहीं आया, सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाया, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये जुमला किया है और कुछ भी नहीं। ये बताइए, जो इंसान मुस्लिम होते हुए अपने मुस्लिम समाज का नहीं हो सका, क्या हिंदू समाज का हो सकता है वो धर्म परिवर्तन के नाम पे? कभी नहीं हो सकते हो और वो कभी किसी के नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो उनके बारे में जो चीजें हैं मैं चाहूंगा कि लोगों तक पहुंचे। और लोग ऐसे लोग, ये एक्चुअल में क्या है, ये तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कैसे बनाया गया था? उनको पहले बनाया गया था, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी तब उनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। अभी उनको कोई चेयरमैन नहीं मिली, वो बिना चेयर के अभी आजकल पैदल चल रहे हैं। और दूसरी चीज है, जहाँ कितने आपराधिक उनके ऊपर मुकदमे होंगे इस वक्त? बहुत सारे मुकदमे उन्होंने, तो चूंकि जब सनातन में आ गया हूँ तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे लोगों ने हेल्प करके उनके मुकदमे दबाए भी हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं भले ही बहुत आगे तक मुझे जाना पड़े, उनकी फिर से जांच मुझे करानी है, जिसमें बहुत सारे तो रेप, एक ड्राइवर जो था उसकी पत्नी के साथ रेप का भी केस हुआ। आप सोचिए, तो एक ऐसा इंसान जो खुद गले तक डूबा हुआ हो, वो एक सच्चे आदमी पे, वो मेरे जैसे आदमी पे, जो एक सच्चाई के लिए जान देने के लिए 2 मिनट में तैयार हो जाता है, उस पे आप उंगली उठा रहे हो, उस पे उंगली उठा रहे हो। जिसने मुझे बोले कि तुम अपनी औकात में रहो, तो मैं उनको ये बताना चाहता, जिस जहाँ पर खड़े थे मेरी औकात की वजह से ही खड़े थे वहाँ पर। नहीं तो पूरे मार्केट में इन्होंने 2 साल तक घूमे, इनको किसी ने 1 रुपए नहीं दिए। वो फंड जो पिक्चर बनाने में लगी वो मैंने ही दिलाई उनको। उसके बाद मुझसे बोले कि औकात में रहो अपनी। सनोज जी, क्या सच्चाई है कि इस फिल्म के कितने प्रोड्यूसर है, जरा नाम बताएंगे? इस फिल्म में देखिए, ये तो इनके पास तो कुछ पैसे वैसे थे नहीं, या थे तो इन्होंने लगाया नहीं। जो भी था इनका तो मकसद था पैसे खाना, लोगों से पैसे उठाए उसमें से आधे अधूरे करके कर देना। इसमें मेन थे हमारे संजय कुमार भैया, जिनसे मैंने रिक्वेस्ट किया इस फिल्म के लिए, और उन्होंने अपने भी पैसे लगाए। उसके साथ साथ उन्होंने क्षत्रपाल सिंह जी, उनके पैसे लगाए, अर्जुन सिंह जी ने उनके पैसे लगे, तब जाकर ये फिल्म पूरी हुई। तो क्या उन तीनों को पैसे रिटर्न हुए अभी तक? अब पता नहीं मुझे, तो देखिए ना रिकवरी के बारे में बताया जा रहा है, ना फिल्म में क्या कमाया वो नहीं पता। सबको मेरे से अलग कर दिया गया। जो मेरे इन्वेस्टर थे उनको भी मेरे खिलाफ में भर के, या कुछ उनको लालच दे के कि भाई तुमको ज्यादा पैसे बढ़ा के दे दूंगा, इसके बारे में गलत स्टेटमेंट दो, ऐसा भी हो सकता है बोला उन्होंने। लेकिन पैसा उनको मिला कि नहीं मिला ये मुझे नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये पैसा जरूर मुझसे डिस्ट्रीब्यूटर और जो एग्जीबिटर सब ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं डेली की रिपोर्ट लेता था कि भाई क्या हुआ, फिल्म का कितना कलेक्शन है, लेकिन कोई कलेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं मुझे बताया गया, सारी चीजें हिडन कर दी गई। तो आप सोचिए कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में कितनी साजिशें चल रही हैं। कितने जगह से अभी तक वो केस कर चुके हैं आपके ऊपर? देखिए, मुझे जहाँ पुलिस थानों से फोन आया उसमें अयोध्या से आया था, मुझे ओशिवारा पुलिस स्टेशन से भी बात हुई थी, और जहाँ तक लखनऊ में भी इन्होंने एप्लीकेशन दिया है गोमती नगर विस्तार में। तो ये 3 जगह तो मुझे है जानकारी में, अब जब आगे कुछ आएगा तो वही पता चलेगा। और ये सब करके कुछ नहीं होगा, मैं सच्चा इंसान हूँ, सीना खोल के खड़ा हो जाऊंगा दुनिया के सामने। आओ, अगर मेरे अंदर एक भी दाग है तो मुझे वहीं का वहीं खत्म करना। जो चीजें हैं मेरी बहुत एक्यूरेट है, और ऑनेस्टली मैं इसी ईमानदारी की वजह से जिंदा हूँ, और इस पे ही मैं रहूंगा हमेशा कायम। योगी जी के साथ आपके सामने एक और शख्स बैठे, जरा उनको बताएं। वो मेरे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं, श्री राकेश प्रताप सिंह जी। उन लोग उनको महाराज जी बोलते हैं, राजा साहब बोलते हैं। वो हमारे यहाँ के मेरे गाँव के हैं, और उन्होंने इसको खुद ही संज्ञान में लिया। मैं इतनी प्रॉब्लम में था, और जब मुझे मरणासन हालत में बनारस से लाया गया लखनऊ, पुलिस वहाँ मुझे लेकर के आई, लखनऊ हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तब उन्होंने मेरा फ़ोन कुछ दिनों बाद जब मैंने लिया चालू हुआ, तब उन्होंने इस बात की खुद ही संज्ञान लिया, और उन्होंने खुद बोला कि आप मिलो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ इस बारे में। और एक जैसा गार्जियन होता है, जो अभिभावक होता है, अपने बच्चे का जैसे ध्यान रखता है, वैसे उन्होंने रखा, हमारी समस्याओं को समझा, जाना, और महाराज जी के साथ उन्होंने इस मौके पर बात की पूरी, और मुझे ले जाकर मेरी आधे घंटे की मीटिंग हुई करीब। मतलब बहुत ऐतिहासिक दिन था, इसके लिए मैं राजा साहब का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। द डायरी ऑफ ईस्ट बंगाल की क्या पोजीशन है इस वक्त? कुछ नहीं मुझे पता, मुझे तो दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया, जबकि
सारा दारोमदार, सारी चीज़ें हमारे कंधे पर थी, सिर्फ इसलिए कि वसीम रिजवी को कोई सब लोग जान जाए कि इन्होंने पिक्चर बनाई। ये रिसर्च करने गए, इनसे पूछो रिसर्च की स्पेलिंग लिख सकते हो क्या? और कब गए थे रिसर्च करने? जब खतना हुआ था तब बंगाल गए थे क्या? कब गए बंगाल? प्रूफ करो। और मैंने बंगाल में शूटिंग की। और ऐसे लोगों को तुम बदनामी के लिए कर रहे हो जो 24 घंटे मेरे साथ जो यूनिट काम करती है, उसको बोल रहे हो कि चपरासी के पद पर रखा गया था इनको। वो तो जानते हैं कि इनकी क्या पोस्ट थी। तुम किसके सामने मुंह में मिट्टू बना रहे हो? किसके सामने ऐसा बातें कर रहे हो? जो आदमी मेरे जानता है कि मैं राक्षस की तरह रात दिन काम करता हूँ, काम के लिए पागल हूँ, अपने सिनेमा के लिए पागल हूँ, उसके लिए तुम बोल रहे हो कि अय्याशी करता है, कुछ भी करता है, अपनी जैसे समझ लिया क्या? सनोज जी, ये तो हुई द डायरी ऑफ ईस्ट बंगाल की। आगे क्या आपकी रणनीति है? आगे देखिए, बहुत सारे देश में ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो नाचने गाने और सेक्स परोसने के अलावा या पब्लिक को गुमराह करने के अलावा, युवा पीढ़ी को गुमराह करने के अलावा भी है। तो मैं भी संदेश खाली पर काम करूंगा और उसके साथ साथ मेरा मणिपुर पर भी काम हो रहा है। तो अभी ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो जिन्हें मैं बहुत जल्द फ्लोर पर लाना चाहता हूँ। अब क्या उनके ऊपर सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं? हाँ, मैं नहीं, सीबीआई जांच तो नहीं, मैं चाहूँगा कि उनके जितने आपराधिक मामले हैं उनको संज्ञान में लिया जाए। और मेरे साथ जो उन्होंने मेरे जिस तरह से मेरे खिलाफ साजिश की उन्होंने, उसकी पूरी तरह से इंक्वायरी हो। मैं तो मुझे ये क्या हो कि अभी भी सीसीटीवी फुटेज और सारी चीज़ें मिलेंगी वेस्ट बंगाल में भी, और मैं सेंट्रल में भी मैं लगा हुआ हूँ कि मैं बहुत जल्दी इस पर जांच बिठाऊँ ताकि ये चीज़ें खुलकर सामने आए। और इस तरह का जो दुस्साहस किसी सिनेमा मेकर के साथ आज तक ना हुआ है और ना कभी होगा भी नहीं आगे भविष्य में, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। किसी ने कभी इस तरह की कभी भी कोई परिस्थिति नहीं झेली होगी जिस तरह से मैं अभी झेल कर निकला हूँ। एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो 4 साल की मेहनत से बना था, उसको छोड़ छाड़ कर आदमी मरना